ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करने के पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक दो रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसको यूज करेंगे फिर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना होता था, अपन ने देखा अभी पिछले वीडियो में, g m0 m1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो हम ये एज्यूम कर रहे थे कि ये दोनों मासेस जो हैं वो पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडीज का मास जो है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हमको मतलब ये नहीं देखना है कि ये रेडियस जो है हम कहाँ से लें। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच में ये ऑब्वियस है, क्योंकि है ना, कोई भी मास जो है वो मतलब एनलार्ज 3D बॉडी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अच्छा, सपोज अब इस केस में जो m0 मास जो है वो एक स्फेरिकल शेल के फॉर्म में यदि हम ले लेते हैं और m1 मास को पॉइंट मास के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट रहता है, और डिस्टेंस जो है इसके सेंटर और m1 मास के बीच में सपोज r है, और इसका रेडियस जो है इस शेल का सपोज कैपिटल R है। ठीक है। तो ऐसे केस में यदि तो ये बॉडी इस शेल के बाहर है, ठीक है, तो ये शेल जो है वो इस तरह से एक्ट करेगा जैसे इसका सारा मास जो है इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो इस सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है इस रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इस केस में फोर्स कितना होगा, एग्जैक्टली सेम, g m0 m1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। ये जो रिजल्ट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं शेल के रिस्पेक्ट में, इसको अपन एक दो वीडियो बाद एक्चुअल में प्रूव करेंगे, बट अभी केवल आप रिजल्ट्स को देख लें, क्योंकि उसको इस वीडियो में अपन यूज करेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, सपोज अब m1 को हम इस शेल के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक। तो यदि इस m1 मास को हमने इस शेल के अंदर रख दिया और इसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस जो है इस केस में भी सपोज r है ना, और इस शेल का ऑब्वियसली मास अभी भी सेम है m0, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा इस बॉडी पे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से जैसे यदि इस r रेडियस का एक मैं डॉटेड शेल बना दूं इस तरह से, इस डॉटेड शेल के अंदर यदि कोई मास होगा तो वही इस पे जो m1 मास है उस पे फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा। इस रेडियस के बाहर यदि कोई मास है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शेल के फॉर्म में, जिस तरह से जो अपन देख रहे हैं, तो वो जो है वो m1 पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है। इंट्यूटिवली इसको अपन प्रूव करेंगे अभी, है ना, कुछ एक दो वीडियोस बाद। अभी आप केवल रिजल्ट देख लें। अच्छा, इंट्यूटिवली यदि आपको देखना है तो आप जैसे उसको इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज इस मास को मैं सेंटर पे रख देता, यहाँ रख देता, तो इस पे जो दोनों साइड्स हैं शेल के, ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते। ठीक है। जो शेल का जो ये वाला साइड है वो इस मास को इस तरफ अट्रैक्ट करता है, और शेल का जो इस तरफ वाला साइड है वो इस तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉडी को शेल के अंदर रखने से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, वो खत्म नहीं हो रहा है, उसका नेट फोर्स बेसिकली 0 हो रहा है। ठीक है। तो जैसे इस केस में तो आप क्लियरली देख सकते हैं, यदि हम सेंटर पे रख देते तो चूंकि ये मास और ये मास सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो नेट फोर्स इस वाली बॉडी पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यदि मास को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जहां पे हमने रखा था r डिस्टेंस पे, है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये अपन अलग से ही बना दिया इसको। तो इस वाले पोर्शन में भी देखें यदि, तो इस शेल को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है। एक पोर्शन तो ये हो गया शेल का। ठीक है। इस पोर्शन का जो शेल का जो पोर्शन है वो इस बॉडी को इस तरफ खींचेगा, है, और ये वाला जो पोर्शन है शेल का, जो बाकी रेस्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो इस शेल को जो है वो इस तरफ खींचेगा। ये तो दिख रहा है।
अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शेल जो है मास ऑब्वियसली ज़्यादा है ना, ये बड़ा वाला शेल, और यहाँ मास कम है। बट दूसरा क्या है, जहाँ मास कम है वहाँ पे डिस्टेंस भी कम है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार है ना, यहाँ मास कम है बट डिस्टेंस जो है वो फोर्स को इंक्रीज कर देता है। तो वो इस तरह से इंक्रीज करता है कि ये दोनों फोर्सेज जो है एग्जैक्टली बैलेंस आउट हो जाते हैं, और ये एप्लीकेबल होगा इस शेल के किसी भी अंदर के पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखें। अच्छा, ये शेल के केस में है ना, यदि यहाँ पे मैं एक गैप कर दूं, है ना, शेल को यहाँ से थोड़ा सा, यदि इस शेल को हम तोड़ देते हैं, है ना, और यहाँ पे गैप यदि क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे सपोज हमने गैप क्रिएट कर दिया, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कर ली होगी, जैसे मैंने शुरू में कहा था। तो ये जो रिजल्ट्स हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट से काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे, है ना। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल गॉस लॉ का इक्विवेलेंट लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है शेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस लॉ का इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, पर जो रिजल्ट है ना, वो एग्जैक्टली सेम आता है। अब अपन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सपोज जैसे ये दोनों बॉडीज अपन ने ले ली m0 m1, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या था, g m0 m1 बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको लेटर E से हम डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं F अपॉन m1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली g m0 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, और ये टर्म जो है इसमें फिर m1 हट गया। ठीक है, m1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केवल ये मास m0 की ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक। अच्छा, इसको यदि हमको इमेजिन करना है, तो इमेजिन हम किस तरह से करते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक तरह से ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं जो कि इस मास में टर्मिनेट कर रही। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर है बेसिकली, और इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वही डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इस फील्ड में यदि हम किसी भी मास को रखते हैं कहीं पे भी, है ना, सपोज एक कोई मास को हमने इस फील्ड में रखा, तो इस मास पे एक फोर्स लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना लग जाएगा, ये सपोज हमने मास m2 रख दिया, है ना, m2 इंटू ई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस तरफ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको ये आप, है ना, आप देख सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक किसी नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ना, उसके इक्विवेलेंट आपको, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। भाई नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो किस डायरेक्शन में होता था, इस डायरेक्शन में होता था। ठीक है, इस डायरेक्शन में होता था, और इस फील्ड में जब भी हम कोई पॉजिटिव चार्ज को रख देते थे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था, Q इंटू, मतलब ये पॉजिटिव Q, इसको Q0 बोल देते हैं, Q0 इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का, और इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसा करते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं। जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है EG यदि मैं बोलूं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर D से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं केवल ग्रेविटी। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी यदि ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ही हम बोलते हैं। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ग्रेविटी से डिनोट करते हैं, है ना, ग्रेविटी बोलते हैं हम, और उसका सिंबल जो है वो G है। ठीक है,
अब यदि सपोज अर्थ के सरफेस पे यदि हम एक कोई बॉडी रख देते हैं और इस बॉडी को हम m0 बोल देते हैं, अर्थ का मास जो है वो मास m और अर्थ का रेडियस जो है सपोज r ले लेते हैं, तो अर्थ में और इस बॉडी में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कितना होगा, g m0 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना हो जाएगा, F अपॉन m0 और ये हो गया आपका g m बाय r स्क्वायर अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, यदि सरफेस पे नहीं होगा, कोई दूसरा पॉइंट लेंगे अपन तो वेरी करेगा, बट अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इतना है। ठीक है, अच्छा इसमें आप इसकी यूनिट भी देख लें, फोर्स को हम मास से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और इसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये सारी वैल्यूज यदि हम डाल दें, g 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ होता है 5.96 इंटू 10⁻24 केजीज है। ठीक है, और अर्थ का रेडियस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है ना, और यदि आप और प्रिसाइज लें तो 6370 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यदि हम यहाँ पे डाल दें तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में अपन इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, पर ये आता है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन ये देखेंगे कि यदि इस बॉडी को हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे रख देते हैं, ठीक है, ये हाइट यदि h पे रख देते हैं, ये r रहेगा, तो g किस तरह से वेरी करेगा, और यदि हम इसको अर्थ के अंदर ले जाते हैं, इस बॉडी को एक टनल खोद करके अर्थ के अंदर ले जाते हैं, अर्थ के अंदर यदि हम ले गए और ये डिस्टेंस जो है सपोज कम हो गया, r हो गया, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितना होता है, किस तरह से वेरी करता है, उसको देखेंगे।